हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्ट 2। और अगर इसका पार्ट 1 आपने नहीं देखा है बच्चों तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें जाके ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो पूरा कवर कर दिया है। और आज हम करने वाले हैं बच्चों पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होता है? बहुत ही सिंपल वर्ड है पार्टनरशिप। पार्टनर्स जो हैं, पार्टनर्स मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर ज्वाइन होते हैं और कुछ बिजनेस एक्टिविटी करने जा रहे हैं, और जिसका मेन मोटिव जो है वो क्या होना चाहिए बच्चों? प्रॉफिट होना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने बिजनेस में भी बताया था कि बिजनेस जो है वो क्या होता है, जब हम उसमें हमारा जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है। और पार्टनरशिप में भी यही कंडीशन है हमारी कि जो पार्टनर्स हैं, दो या दो से ज़्यादा जो लोग हैं वो ज्वाइन हुए हैं किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए प्रॉफिट के मोटिव से, तभी हम उसको पार्टनरशिप कहेंगे। अगर दो या दो से ज़्यादा लोग कोई चैरिटी करने के लिए अगर आए हैं, साथ मिले हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। ओके। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जो इसकी फॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए? लॉफुल बिजनेस जो है वो दोनों कर रहे हो, लीगली एक्सेप्टेबल हो, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, एक लीगल एग्रीमेंट जो है वो किया है, साइन किया है। और इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं इस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड। ओके। तो नेक्स्ट हम अपने इसमें हम देखेंगे इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, कि फॉर्मेशन इसकी लीगल एग्रीमेंट के थ्रू होती है। और वो लीगल एग्रीमेंट बच्चों कहाँ से आता है? ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एमसीक्यू के लिए बच्चों इस सेशन के लिए। ओके। 1932 जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था। यही लॉ जो है वो गवर्न करता है इसकी फॉर्मेशन के लिए। इसमें जो कंडीशंस दी होती हैं उसको हमने ज़रूर देखना होता है जब हम बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आगे इसमें इसके फीचर्स पढ़ेंगे हम कि इसके फीचर्स क्या क्या है, इसके मेरिट्स क्या क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या होती है? टू या टू से ज़्यादा जो लोग हैं वो कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए ज्वाइन हुए हैं, स्टार्ट करना है उन्होंने बिजनेस, और वो किसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू। और ये बहुत ही ईजी है, जैसा हमने बिजनेस में जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप था उसमें पढ़ा था। एक अकेला जो इंसान है वो अगर बिजनेस करना चाहता है तो वो बहुत ही ईजिली उसको फॉर्म कर सकता है। ऐसा ही इसमें इसकी भी फॉर्मेशन और क्लोजर जो है वो बहुत ईजी है। ठीक है। और इसमें बस थोड़ा सा ये है कि इसमें म्यूचुअल कंसल्टेशन होता है, म्यूचुअल एजेंसी होती है ये, जैसा हम इसमें पढ़ेंगे आगे। तो ये एक बस ये जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो सारे पार्टनर्स हैं वो अग्री कर रहे हों, वो टर्म्स एंड कंडीशंस मानने के लिए तैयार हों, और साथ ही साथ वो एक अग्रीड रेशो में काम करने के लिए तैयार होने चाहिए। और उनकी जो रेशो है वो बिजनेस करने से पहले ही, स्टार्ट होने से पहले ही सारी डिवाइड हो जाती है। और आगे आप 12th क्लास में अकाउंट्स में इसकी अकाउंटिंग भी पढ़ने वाले हो, तो उसमें रेशो सपोज करो 3 पार्टनर्स हैं, वो 2:3:4 रेशो में हमारे पास वो बिजनेस करने के लिए रेडी हो गए हैं, तो उनका जो रेशो है वो पहले से ही डिसाइड होना चाहिए और अग्रीड होना चाहिए। तो वो लीगल अग्रीमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट जो है वो सबसे पहले बनाते हैं, फिर मोटिव ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो अगर वो दो या दो से ज़्यादा लोग किसी चैरिटी के लिए अगर वो काम कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। वो लॉन्ग रन में बिजनेस करेंगे तभी वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप कहलाएगा। ओके। उसके बाद हम आते हैं लाइबिलिटी में। जैसा कि हमने पढ़ा था बिजनेस उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यहाँ पे भी बच्चों सेम चीज़ है, जो पर्सन्स हैं, पार्टनर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं पार्टनरशिप में, उनकी जो लाइबिलिटी होती है बच्चों वो अनलिमिटेड होती है। और ये जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है वो इंडिविजुअली भी और जॉइंटली भी दोनों ही तरीके से होती है। अब इसमें इसका क्या मीनिंग है? देखो बच्चों की, जैसे मैंने अभी बताया, अगर जो 3 पार्टनर्स हैं 2:3 और 1:4 में अगर वो रेशो जो उनकी है डिसाइडेड थी, प्रॉफिट एंड लॉस, वो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अगर वो बिजनेस बंद कर रहे हैं या उनके जो डेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, उनके पास उतना ज़्यादा फंड्स जो हैं वो नहीं है उनके डेट्स पे करने के लिए, तो वो इस रेशो में तो करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ सपोज करो इन केस ऑफ एनी इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर, सपोज करो ये जो 4 जिसका शेयर था वो पार्टनर जो है वो नहीं दे सकता है, अभी किसी वजह से उसकी डेथ हो गई है या वो इंसॉल्वेंट हो गया है, उस केस में जो ये दोनों पार्टनर्स हैं जॉइंटली, ये दोनों भी लायबल हैं पूरे शेयर के लिए। तो ये बाद में इससे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो इंडिविजुअली भी और जॉइंटली भी पूरे डेट्स देने के लिए लायबल ज़रूर होंगे। तो इसको हम कहते हैं जॉइंटली और इंडिविजुअली अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ
पार्टनर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं रिस्क बियरिंग। ये अभी मैंने आपको बता ही दिया कि पार्टनरशिप जो है वो एज अ टीम काम करते हैं यहाँ पे लोग और पार्टनर्स, और यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग अग्रीड रेशो में काम जो है वो अग्रीड रेशो में जो कैपिटल है वो बांट लेते हैं, प्रॉफिट जो है वो बांट लेते हैं और लॉसेस जो है वो बांट लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल जो है वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही होता है। ठीक है, जो सारे पार्टनर्स हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं, मीटिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमने ये इस तरीके से बिजनेस करना है, बिजनेस में ये प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ये म्यूचुअल कंसेंट से ही होती है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। जैसा हमने उसमें पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में, किसी भी अगर कोई एक इंसान है जो अकेला ही मतलब बिजनेस चला रहा था, उसकी डेथ हो जाती है तो वो लैक ऑफ कंटिन्यूटी रह जाता, मतलब जो बिजनेस है वो कंटिन्यू नहीं रह पाता। यहाँ पे भी सेम केस है कंटिन्यूटी में कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन हाँ, अगर 3 पार्टनर्स हैं या 4, सपोज करो 4 पार्टनर्स थे यहाँ पे, ठीक है, और 4 पार्टनर्स में से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो बाकी के जो 3 पार्टनर्स हैं वो न्यू अग्रीमेंट के साथ, न्यू पार्टनरशिप डीड के साथ वो आगे बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको वो सारा जो अग्रीमेंट है पुराने वाला, एक बार जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज जरूर होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बच्चों ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, इसमें क्या होता है जो मिनिमम पार्टनर्स हैं वो 2 तो होने ही चाहिए। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, एक तो होगा नहीं, क्योंकि एक होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 मिनिमम पार्टनर्स जो हैं वो होने चाहिए। मैक्सिमम में यहाँ पे बच्चों 2 रूल्स हैं। सबसे पहले जो कंपनीज एक्ट 2013 है और उसका सेक्शन 464 है, उसमें बताया गया है कि 100 मैक्सिमम पार्टनर्स जो हैं वो एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं। लेकिन जो रूल्स आते हैं बच्चों मिसलेनियस, द कंपनी मिसलेनियस रूल्स जो हैं वो 1 साल बाद आए थे, 1 साल बाद रूल्स आते हैं एक्ट के। और जो रूल्स 2014 में रूल 10 था उसमें बताया गया था कि मैक्सिमम जो है वो 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो हम लोग एट प्रेजेंट जो है वो मैक्सिमम पार्टनर्स 50 ही कंसिडर करते हैं। और ये जो है सारे के सारे म्यूचुअल एजेंसी होती है। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, ये मैं आपको ऑलरेडी सारा बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मेरिट्स में। इन्हीं से बच्चों मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बनते हैं। तो मेरिट्स जो है ये मैंने बता दिया आपको कि ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी बड़ी बैलेंस्ड सी हो जाती है, क्योंकि सब लोग जो हैं वो अपने अपने प्रोफेशन में स्किल्ड होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कोई HR मैनेजर हो गया या कुछ किसी की कोई स्पेशलिटी है, तो वो स्पेशल जो डिसीजंस हैं वो अच्छे तरीके से ले पाते हैं। बैलेंस डिसीजन यहाँ पे हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें मोर फंड्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे जो मोर फंड्स हैं और यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज भी लिखा है। तो यहाँ पे बच्चों हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे अगर मेरिट्स में देखें तो मोर फंड्स हम कंपैरिजन करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। सोल प्रोप्राइटरशिप में फंड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि एक ही इंसान है, वो अपनी कितनी प्रॉपर्टी ले आएगा, कितने एसेट्स ले आएगा, कितने फंड्स ले आएगा, तो वो उतने ज़्यादा फंड्स नहीं ला पाता। लेकिन यहाँ पे एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप मोर फंड्स आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो रूल्स हैं, यहाँ पे जो पार्टनरशिप एक्ट है वो क्या कहता है कि मैक्सिमम जो है वो 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, तो 50 पार्टनर्स ही यहाँ पे फंड्स लेकर आएंगे। लेकिन अगर हम कंपनी के केस में देखेंगे, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक कंपनी वाला पढ़ेंगे, तो जो कंपनी है उसमें मेंबर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे कैपिटल जो है वो और ज़्यादा आ जाती है। तो उसमें हम अगर कंपेरिजन करते हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ पे इसका डीमेरिट भी बन जाता है। ओके, हाँ जी, तो नेक्स्ट है इसमें हमारा शेयरिंग ऑफ रिस्क। तो बच्चों क्या होता है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो जब अकेला होता है तो उसको लॉसेस होते हैं, जब तो वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसकी, तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लाइबिलिटीज आ जाती हैं, तो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों की जो रिस्क है, जो लॉसेज हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो सारे पार्टनर्स हैं वो आपस में मिलकर बियर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए जो रिस्क है वो यहाँ पे शेयर हो जाता है, जो कि इसका एक बहुत ही बढ़िया मेरिट हो जाता है। उसके बाद बच्चों आते हैं सीक्रेसी। सीक्रेसी क्या होता है कि जो ये है पार्टनरशिप फर्म्स हैं, इनको अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको पब्लिक को शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए यहाँ पे जो भी वो डिसीजंस ले रहे होते हैं, जो भी वो कर रहे होते हैं, अपना बिजनेस जो है वो अपना सीक्रेट रख सकते हैं। तो ये इसका एक मेरिट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेरिट है बच्चों, इसका डीमेरिट भी हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे
जो पब्लिक है उसको शो नहीं हो रहा कि ये जो बिजनेस कर रहे हैं उनमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस आ रहा है, तो जो लॉस है या प्रॉफिट है वो पब्लिक को शो नहीं कर रहे, तो जो वो पब्लिक है वो उस पार्टनरशिप फर्म में कॉन्फिडेंस नहीं रख पाती है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो इसका मेरिट है वो इसका लिमिटेशन भी हो जाता है। यहाँ पे सीक्रेट तो रख सकते हैं वो अपना सब कुछ, लेकिन वो पब्लिक को शो नहीं करते अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो इसीलिए जो पब्लिक है वो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रख पाती, तो पब्लिक जो है वो इसमें विश्वास नहीं रख पाती। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम इनकी लिमिटेशंस पे। तो लिमिटेशंस भी काफ़ी आपकी कवर हो गई हैं यहाँ पे इसके फीचर्स में, ठीक है, और इसके साथ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो लिमिटेशंस में बच्चों अनलिमिटेड लायबिलिटी ये भी हमने देख लिया, उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज ये भी हमने देख लिया। आगे बच्चों हम देखते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो अराइज होते हैं। डिसीजन मेकिंग जब हो रही होती है तो म्यूचुअल कंसेंट नहीं आ पाता, कोई कोई पार्टनर जो है वो अपनी टांग अड़ाई देता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो अराइज हो जाते हैं, तो ये इसकी लिमिटेशन भी हो जाती है। उसके बाद आते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ये भी हमने यहाँ पे देख ही लिया कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो जो पार्टनरशिप फर्म है अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं रख पाती। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर है कि अगर जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो चाहें तो न्यू अग्रीमेंट के साथ बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं बस ये आपका लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये हमने पढ़ी लिया, और आगे हम मिलते हैं इसमें जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं वो करते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, तो आगे हम देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में कितने टाइप्स के पार्टनर्स जो है वो हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बच्चों हमारे यहाँ पे 6 टाइप्स के पार्टनर्स जो है वो हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा है एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर बच्चों वो होता है जो प्रॉपरली पूरे फर्म में काम कर रहा है, उसकी मैनेजमेंट में भी पूरा डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में हिस्सा ले रहा है, मीटिंग में हिस्सा ले रहा है, कैपिटल लेकर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी शेयर करता है, और साथ ही साथ उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। तो एक्टिव पार्टनर जो है वो एक्टिव रहता है फर्म में और सारी चीज़ें जो है वो शेयर करता है। उसके बाद बच्चों आते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर जो है वो कौन होता है, जो कि सारी चीज़ें लाता है, मतलब कैपिटल भी लेकर आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बियर करता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी है, बट वो जो मैनेजमेंट होती है, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसमें वो एज हिस्सा नहीं लेता। ठीक है, वो कैसा होता है, स्लीपिंग होता है, सो रहा होता है वो अपने घर में, और बाकी सब जो है वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। अगर जो फर्म है उसके डेट्स हैं तो जो लायबिलिटी है उनकी वो सारे के सारे उसको चुकाने में उसको पैसे जो हैं वो देने पड़ते हैं। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं सीक्रेट पार्टनर। देखो सीक्रेट पार्टनर सब कुछ करता है, मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बियर करता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कैपिटल भी लेकर आता है, लेकिन बस क्या होता है कि वो सीक्रेट रहता है, यानी कि वो उसका जो नेम है वो पब्लिक को अननोन होता है, उसको पब्लिक को पता नहीं होता उसके बारे में कि वो भी इस फर्म का पार्टनर है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों नॉमिनल पार्टनर में। देखो नॉमिनल पार्टनर जो है वो पार्टनर नहीं होता, वो सिर्फ क्या करता है, जब कोई डील हो रही होती है तो वो अपना नेम जो है वो यूज़ करने देता है, और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ वो उसकी जो लायबिलिटी है वो उसी तक सीमित रहती है जब वो डील हो रही होती है। बाकी ना ही वो कैपिटल लेकर आता है, ना ही वो मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है, और ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस बियर करता है, ना ही उसका प्रॉफिट होता है, ना ही वो लॉस में हिस्सा होता है उसका। लेकिन हाँ, वो अपना जब नेम जब यूज़ करने देता है, तो जब अगर कोई भी लायबिलिटी ऐसी सिर पर आती है कि बाकी पार्टनर्स दे नहीं पाते, तो फिर वो जो है उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है। उसके बाद बच्चों आते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। इसमें भी सेम इसकी तरह ही है थोड़ा सा, बस यहाँ पे क्या होता है कि वो अपने आप को अलाउ कर देता है कि हाँ मैं यहाँ पे पार्टनर हूँ। जैसे कोई डील करने जा रहे हैं, सपोज यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल लें, तो अगर कोई डील करने जा रहे हैं, पार्टनर्स जा रहे हैं साथ में, सपोज करो ABC जो है वो पार्टनर्स थे, ठीक है, साथ में D जो है वो एक डीलिंग कराने गया था, तो D ने क्या वहाँ पे शो ऑफ क्या किया, शो किया कि मैं भी इनका पार्टनर हूँ, ट्रस्टवर्दी फर्म है, आप ये डील कर लीजिए। E के साथ इनकी जो डील है वो हो गई। तो अगर कल को फर्म जो ABC फर्म थी, अगर वो फर्म जो है वो अपने डेट्स चुकाने में जो है नहीं सक्षम है, वो प्रॉपरली अपने डेट्स को चुका नहीं पा रही, जो डील हुई थी E के साथ उसमें कुछ हो गया, प्रॉब्लम आ गई, तो D जो है वो लायबल हो जाएगा E को
ठीक है, अपने जो डेट्स हैं फर्म के उसको देने के लिए। तो डी जो है वो ना ही कैपिटल लेकर आ रहा है, ना ही मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस में उसका कोई हिस्सा होता है। लेकिन अगर कोई डील हो रही है जो कि डी के बिहाफ पे होती है तो डी जो है वो उसकी लायबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। ओके, उसके बाद हम आते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये भी बच्चों बिल्कुल नॉमिनल पार्टनर की तरह ही है। यहाँ पे वो अपने आप को अलाउ कर रहा है कि वो एक पार्टनर है, ऐसा शो कर रहा है वो। यहाँ पे भी जो कैपिटल है उसकी वो क्या होती है, बिल्कुल नहीं लाता, ना ही वो मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है और ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेता है। लेकिन उसकी लायबिलिटी जो है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड हो जाती है कुछ सर्कमस्टांसेस में। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं कि पार्टनरशिप जो है वो कितने कितने तरह की हो सकती है। ओके, हाँ जी बच्चों, तो आगे देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों जो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है वो दो तरीके से हो सकती है कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी में जैसे हमने पढ़ा था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है वो पार्टनर्स की होती है, लेकिन यहाँ पे दो केस होते हैं। जनरल में तो नॉर्मल होता है कि सारे जो पार्टनर्स हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जॉइंटली भी और इंडिविजुअली भी। और यहाँ पे एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट नोट करने वाला वो ये है कि यहाँ पे जिनकी रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल होती है, क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं और इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो इतना कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि वो जो लायबिलिटी है वो सबकी अनलिमिटेड है। तो जितनी वो रेशो उन्होंने जो भी डिसाइड की होगी स्टार्टिंग में उसके हिसाब से वो जॉइंटली भी और इंडिविजुअली भी अनलिमिटेड लायबिलिटी उनकी होती है। उसके बाद आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी बच्चों क्या होती है, जिसमें कोई एक पार्टनर है उसकी अनलिमिटेड हो सकती है और जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है। कुछ पार्टनर्स जो हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक जो छोटा सा पॉइंट आता है वो ये है कि जो जिनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है वो मैनेजमेंट में प्रॉपरली हिस्सा नहीं ले पाते। अभी हमने देखा था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में कि कुछ जो लोग होते हैं कुछ जो पार्टनर्स होते हैं उनका मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं होता, तो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में वो मैनेजमेंट में वो पार्ट नहीं लेते। तो यहाँ पे भी वही है, जो जिनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है वो मैनेजमेंट में डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में मीटिंग्स में अटेंड वो नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जो नोट करने वाला है कि रजिस्ट्रेशन जो है उनका वो कंपलसरी यहाँ पे हो जाता है। ओके, रजिस्ट्रेशन का भी अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इनको बच्चों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी बोलते हैं, LLP। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ड्यूरेशन में। तो देखो जो पार्टनरशिप एट विल है यहाँ पे क्या होता है, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए हो सकती है। ये इसमें कोई टाइम डिसाइड नहीं होता। अगर भाई जो भी दो तीन या जितने भी लोग हैं अगर वो पार्टनर्स बन रहे हैं और वो जब तक चाहें तब तक वो अपना जो फर्म है जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं और जब तक वो सारे चाहते हैं। या फिर अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, कोई बैंकरप्ट हो जाता है, तो वो पार्टनरशिप जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो न्यू एग्रीमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि इतने टाइम पीरियड के बाद उनको ये पार्टनरशिप जो है वो बंद करनी है, ऐसा नहीं है। और अगर हम नेक्स्ट में आते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप में बच्चों, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए की जाती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि किसी बिल्डिंग की, किसी मॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ जो लोग हैं, 2 या 3 लोग हैं, वो पार्टनर्स बने और उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है अपने हाथ में लिया, तो जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक वो पार्टनर हैं। जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो वो पार्टनर्स नहीं रहते, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम जॉइंट वेंचर भी बोलते हैं। आगे आप अकाउंट्स में अपने अकाउंटेंसी में जब हायर क्लास में जाएंगे तो जॉइंट वेंचर जो है वो उसके अकाउंट्स बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम बच्चों देखते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। ओके, हाँ जी बच्चों, तो आगे देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। बच्चों पार्टनरशिप डीड जो है वो एक अग्रीमेंट होता है। जब पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही होती है तो जो पार्टनर्स हैं वो आपस में जो चीज़ें डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे ऐसे ये फर्म का नेम रखेंगे, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो होगा, यहाँ पे ये लोकेट करेगी, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका हेड ऑफिस यहाँ होगा, ब्रांच ऑफिस यहाँ होगा, हमारा जो ड्राइंग्स हैं, जो हम ड्राइंग्स विड्रॉ करेंगे, जो हम कैपिटल लेकर आएंगे उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये
सारी बातें जो हैं, जो पार्टनर्स हैं जो कि आगे होने वाले हैं पार्टनर्स, वो आपस में बैठकर पहले मीटिंग करके ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, अग्री करते हैं सारे पार्टनर। उसके बाद ये पार्टनरशिप डीड जो है वो बनाई जाती है। और ये पार्टनरशिप डीड जो है वो जनरली बच्चों रिटन में ही होती है, लेकिन आपकी बुक्स में लिखा है कि ओरल या रिटन दोनों हो सकती है, बट नॉर्मली ये रिटन में ही होती है, क्योंकि आप जो ओरल है वो आपको याद नहीं रहता लॉन्ग टाइम तक। लेकिन हाँ, कोई जैसे अगर जॉइंट वेंचर टाइप में होता है या पार्टनर जो है, जो पार्टनरशिप वैसी वाली है जो कुछ समय के लिए है, लिमिटेड पार्टनरशिप है, तो उसमें क्या होता है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, तो उसमें ओरल हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग रन के लिए पार्टनर्स बनते हैं, पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं, तो उसमें रिटन अग्रीमेंट होता है। तो बच्चों इसमें क्या क्या लिखा होता है? सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि फर्म का क्या नेम रहने वाला है, उसके बिजनेस का नेचर क्या होगा, उसकी लोकेशन कहाँ होगी, उसके बाद जो बिजनेस है उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, उसके बाद कैपिटल, हर जो पार्टनर है ईच पार्टनर की कैपिटल के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा होगा। वो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी इसमें लिखा होगा। उसके बाद पार्टनर जो हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगी। और साथ ही साथ इसमें फिर आता है कि जो भी पार्टनर्स हैं वो सैलरीज क्या लेकर जाने वाले हैं। अगर किसी की सैलरी फिक्स होती है कि भाई ये ज़्यादा काम कर रहा है तो हर महीने इसको फिक्स सैलरी दी जाएगी। उसके बाद कुछ टर्म्स होती हैं उसमें एडमिशन को लेकर कि कोई नया पार्टनर अगर हम एडमिट करना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, सपोज उसमें से कोई एक जो है वो एक नया पार्टनर लाना चाहता है, तो उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहने वाली हैं। या उसके अलावा कोई रिटायरमेंट, यानी कि जैसे अगर 3 पार्टनर्स हैं उसमें से कोई एक रिटायर होना चाहता है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहने वाली हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों जो भी पैसा पार्टनर लेकर आते हैं उस पे हर साल या ईयरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। तो वो जो इंटरेस्ट है वो क्या रहने वाला है, ड्राइंग्स पर क्या इंटरेस्ट रहने वाला है। बच्चों ये आप सारा कुछ जो है अकाउंटिंग में अपनी 12th क्लास में पढ़ने वाले हो, ओके। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल भी करने को मिलेगा इसका। फिर उसके बाद आता है डिसोल्यूशन। बच्चों डिसोल्यूशन का मीनिंग होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व कब होगी, ख़त्म कब होगी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो क्या रहने वाली हैं। उसके बाद हमारा जो मेथड है अकाउंट्स का, यानी कि हम जो अकाउंट्स मेंटेन करेंगे उनको किस तरीके से करेंगे वो सारा यहाँ पे लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में ही। फिर उसकी ऑडिटिंग का कौन करेगा, कैसे होगा। उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसमें सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट किए जाएंगे। ऐसी ही काफ़ी सारी बातें जो हैं वो आपके पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं, ओके। हाँ जी बच्चों, तो आगे देखते हैं जो पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करते हैं। देखो जो रजिस्ट्रेशन है उसका क्या मतलब होता है कि जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, उसकी बुक्स में उसके पास एक रजिस्टर होता है। बेसिकली उस रजिस्टर में अपनी फर्म का नेम जो है वो एंटर कराना इज रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप जो है उसमें हमारा क्या क्या फ़ायदा होता है। अगर हम अनरजिस्टर्ड होते हैं बच्चों तो हम किसी भी पार्टनर के खिलाफ या फर्म के खिलाफ या थर्ड पार्टी के खिलाफ सूट जो है वो फाइल नहीं कर सकते। इसलिए प्रेफरेबल रहता है कि हम जो है अपनी फॉर्म को रजिस्टर कराएं। तो उसके लिए आपके पास जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं बच्चों। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पे सबमिट करनी होती है। उसमें कुछ क्लॉजेज होते हैं उनको फिल करना होता है, जैसे कि जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसका क्या नेम है, उसमें कितने पार्टनर्स हैं, उनकी क्या क्या एड्रेस है, उनकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी लोकेशन क्या है, और साथ ही साथ जो पार्टनरशिप रहेगी उसकी ड्यूरेशन कितने टाइम की रहेगी बिजनेस की। तो ये सारी कुछ बातें उसमें होती हैं जो कि उसमें एप्लीकेशन में आपको लिखकर सबमिट करनी होती हैं। और साथ ही साथ हर पार्टनर जो है उसमें साइन करता है कि ये सारी जो बातें हैं डिक्लेयर करता है कि वो सारी सही हैं और हम इस पर अग्री करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप जो है वो करने के बाद नॉमिनल कुछ फीस होती है वो डिपॉजिट करते हैं और रजिस्ट्रार को हम वहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद जब वो रजिस्ट्रार समझता है, सारी चीज़ों को चेक करता है, उसके बाद वो देखता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए सब चीज़ें ठीक हैं या नहीं है, उसके बाद वो अपना अप्रूवल दे देता है और सर्टिफिकेट एक तरीके से वो दे देता है और अपने रजिस्टर में वो अपना इस रजिस्टर में अपना जो फर्म का नेम है वो लिख लेता है और सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उनको सारी बता देता है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो पार्टनरशिप है वो पूरा ख़त्म होता है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा और मेरा आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर कर देना ज़रूर ताकि उनको ये सारे बेनिफिट्स मिल सके। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। ओके बच्चों, बाय।
है।